एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर। 50-50 बराबर है। बराबर। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कम दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? पाकिस्तान फ़ुटबॉल की जो न्यूज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त सन्नाटा है और हम सब जानते हैं कि खामोशी बहुत ज़्यादा तारी हुई है, क्योंकि जो PFF है और जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो इस वक्त नेगोशिएशंस कर रही है, बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह, जो मैंने अभी इंट्रो में आपको दिखाया, और उसी तरह की नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि नेगोशिएशंस कहाँ पे पहुँची और किस तरह की हो रही हैं। एंड स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि तुम्हारे ये जो थका हुआ निज़ाम है, तुम्हारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल बोसीदा बुलशिट थर्ड क्लास, इसमें मुझे काम नहीं करना। एंड ही हैज़ स्टेटेड कि मुझे लीग चाहिए। लीग ला के दे सकते हो तो ठीक है, फैसिलिटीज़ ला के दे सकते हो तो ठीक है। फैसिलिटीज़ तुम्हारे पास है नहीं, ग्राउंड तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम राउंड 2 में पहुंच गए हो कि नहीं पहुंच गए, मुझे चाहिए फैसिलिटी, मेरे को फैसिलिटी चाहिए। तो वही नेगोशिएशंस जारी हैं और कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेगा या नहीं। 80% चांस है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, 80%। जहाँ तक बात है आदिल नबी की, एतजाज़ की और मिकाइल अब्दुल्ला की, मिकाइल अब्दुल्ला अभी तक अपना पासपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहा है। आदिल नबी अभी तक अपने पासपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं नहीं जानता कि किस जन्म में, किस सदी में पाकिस्तान की जो थर्ड क्लास गवर्नमेंट है वो किसी तरह यहाँ पे पासपोर्ट इशू करेगी, मैं नहीं जानता। ये ऐसा लग रहा है कि कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि स्लो साबुन है, घिसते जाओ तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पासपोर्ट तो ये देने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है। गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे। सैफ चैंपियनशिप से बकवास कर करके लगा हुआ मैं कि आदिल नबी को ले आओ, एतजाज़ को ले आओ। तुम्हारी बुद्धि में बात ही नहीं समझ आती तुम लोगों को, तुम्हें समझ नहीं आती, बकवास ही समझ नहीं आती मेरी। ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये थकी हुई थर्ड क्लास पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया का मैच आने वाला है, तुम जाके मरवाओ अपनी और जाके पासपोर्ट इशू करो उसके। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि सऊदी अरेबिया से खेल रहे हैं, हम कोई पोपो FC से नहीं खेलने वाले जाके। लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों समझ आएगी। मिकाइल अब्दुल्ला का बाप रो रो के मर गया कि भाई मेरे बच्चे को पासपोर्ट दे दो, भाई खुदा का वास्ता है कुछ कर दो। नहीं, हम नहीं करेंगे जी, हम पाकिस्तानी हैं। हमने तो सदियों के बाद अगले जन्म में जाके पासपोर्ट देना है, हमें तो शर्म ही नहीं आती। फिर आगे बकवास करते हैं मिकाइल अब्दुल्ला का क्या हुआ है, आदिल नबी का क्या हुआ है, एतजाज़ हुसैन का क्या हुआ है। एतजाज़ हुसैन के पास इस वक्त NIC है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाला उसके पास NIC है, जिसको बोलते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मेरी सोर्सेज मुझे ये बता रही हैं कि एतजाज़ ने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। उसका नाम NOC में था, NOC की लिस्ट में था, लेकिन सोर्सेज ये कह रही हैं कि उसने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। और मिकाइल अब्दुल्ला और उसका मैंने आदिल नबी का आपको बता दिया। ओटिस खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हारून मलिक साहब ने ख़ुद पॉडकास्ट में बोला है कि ओटिस खान जो है उसका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री, फीफा ने ये बोला है कि जो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो क्या दे, लेटर इशू करे कि ये एक पाकिस्तानी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लेटर इशू कर दिया हुआ है और वो लेटर जो है वो PFF को दे दिया गया हुआ है। PFF-NC जो है उन्होंने फीफा को दे दिया है। और हारून मलिक ने ख़ुद ये पॉडकास्ट में बोला है कि सऊदी अरेबिया वाले दिन जब मैच होगा 16 नवंबर को, ओटिस खान अवेलेबल होगा, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बॉम्बार्ड करना बंद कर दो कि भाई ओटिस कब आएगा, ओटिस कब आएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि हारून मलिक साहब का ये पॉडकास्ट है, जाके आप देख लें, इधर खुद बोला है उन्होंने, ठीक है, अगर मेरा यकीन नहीं आता आपको। आज हम बात करने वाले हैं डॉर्टमुंड की और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बात करेंगे। किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता यूरोपियन फुटबॉल कवर करने से। यूरोपियन फुटबॉल तो कवर होगी और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना पे मैं बात ना करूँ, ये हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एल क्लासिको आने वाला है दोस्तों, और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच होने वाला है 28 अक्टूबर को। और ये जो मैच होगा बार्सिलोना के होम पे होगा। आपको पता है कि कैंप नो जो है उसकी जो है वो रेनोवेशन हो रही है, तो इस वजह से कैंप नो पे ये मैच नहीं होगा। मैच होगा लुई आई थिंक कैंपस के स्टेडियम पे, मुझे अभी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट वो है। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ब्रागा के ख़िलाफ़ रियल मैड्रिड 2-1 जीती है।
और बार्सिलोना जो है दे वन देयर गेम एज वेल। और बार्सिलोना का जो मैच है वो शाख्तर डोनेट्स के अगेंस्ट था, तो वो भी 2-1 जीते। ला मासिया मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वन ऑफ दी बेस्ट अकेडमीज़ है, प्रॉबली द बेस्ट अकेडमी है पूरे इस वक्त दुनिया में। और फर्मिन लोपेज़ निकल के आया है वहाँ से, लामीन यमाल बार्सिलोना की एकेडमी से निकल के आ रहा है, पेड्री और गावी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बार्सिलोना का सीन ये था कि उनके पास 6 प्लेयर्स तो वैसे ही इंजर्ड हुए थे, आपको जैसे पता है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि उनके 3 प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं। उनमें से एक लेवेंडोस्की और राफिनिया है, ये भी वापस आ रहे हैं दोनों। तो ये अच्छा होगा कि एल क्लासिको में ये दोनों अवेलेबल होंगे। एंड पेड्री अनफॉर्चुनेटली वो डाउट है, पेड्री नहीं होगा। पेड्री भी अगर आ जाता, वो डाउटफुल था, अगर आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये सीन्स हैं। रियल मैड्रिड में भी काफ़ी हम देख रहे हैं 3-4 इंजरीज़ हुई हैं, जैसे डैनी सेबायोस इंजर है और एडर मिलिटाओ इंजर है, कोर्तुआ इंजर है, तो वो भी 3-4 इंजरीज़ उनके वहाँ पे भी हुई हैं। बट सबसे ज़्यादा इंजरीज़ अगर हुई हैं तो देखा जाए तो वो बारसा के साथ हुई हैं, और ऊपर से गावी भी इस मैच के लिए सस्पेंड हुआ था, ये जो अभी शाख्तर के ख़िलाफ़ खेला है। बार्सिलोना जो है उन्होंने इस मैच में ये नहीं आप कह सकते कि जी हराम बॉल खेली है, क्योंकि लास्ट मैच जो एथलेटिक बिलबाओ वाला मैंने देखा था जिसमें मार्क गोइयो ने गोल किया, वो भी अगेन लमासिया, उसमें थोड़ा सा हमें हराम बॉल नज़र आ रहा था। बट यहाँ पे इट वाज टोटल द योहान क्राइफ वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, और वो काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, दिखने में काफ़ी अच्छा लगा। रियल मैड्रिड की गेम की तरफ अगर मैं आऊँ तो रियल मैड्रिड को मैंने वही कहा है कि दे सर्टेनली प्ले इन अ 4-4-2, जो कि एक डायमंड मिडफील्ड होती है। लेकिन इस मैच में हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लग रहा था 4-2-2-2 का, जिसमें हमने देखा कि क्योंकि उसको फ्लू हो गया था होसेलू को, तो खेलने कौन आया था, रोड्रिगो, और रोड्रिगो ने आते साथ ही गोल कर दिया, और उसका आज दिन था, काफ़ी टाइम से उसने गोल नहीं किया था, असिस्ट भी उसने एक आध की है, तो वो फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर था, जैसे अंसु फाटी बार्सिलोना के लिए कर रहा था। सो वो एक रिलीफ मिला है रोड्रिगो को। एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की कि जो ब्रागा वाला मैच था रियल मैड्रिड का, वो उसमें ब्रागा काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी और स्पेसेस मिल रहे थे रियल मैड्रिड को कि यार वो पीछे से ना ओवर द टॉप एक बॉल निकाल के डायगनल रन्स मार सके विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो, और वो उन्होंने करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहे उसमें डायगनल रन्स में। बट द थिंग इज़ कि मुझे ये लगता है कि एक वीकनेस है रियल मैड्रिड की, इवन दो वो बैक 5 बना लेते हैं, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि वेल्वर्डे जो है वो बैक 5 बनाता है, वो राइट विंग पे आता है, राइट विंग बैक आता है, वो बैक 5 बनाएगा। और वहाँ पे जो मुझे वीकनेस नज़र आती है वो ये आती है कि एक जो उनका सेंटर बैक है रूडिगर, जो कि राइट साइड पे खेलता है, राइट साइड सेंटर बैक है, और कारवाहाल है, ये इन दोनों की आपस में कभी कभी अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, और गैप्स निकलते हैं, और वो कारवाहाल कभी कभी थोड़ा सा आगे कमिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे से आप अगर ओवर द टॉप बॉल निकालोगे तो मेरे ख्याल से 10 में से 7 दफ़ा बॉल निकल जाएगी वहाँ से, और अटैक बनाना ईजी है। मीन्स के जो रियल मैड्रिड की जो राइट साइड है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, बहुत वीक है, तो वहाँ पे बार्सिलोना जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। और अगर बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है ऑन दी अदर हैंड, तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड ओवर द टॉप जो है वो अपनी मैजिकल बॉल्स निकालेंगे, मॉड्रिच करेगा लॉन्ग बॉल, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉल होती है बाय कामाविंगा या फेडरिको वल्वर्डे भी कर सकता है, इन तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है। बट देन देयर इज़ बेलिंगम, लेकिन बेलिंगम हम मोस्टली देखते हैं कि वो इन बिहाइंड रन्स निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि एक ज़माने में कह सकते हो कि स्टीवन जेरार्ड किया करता था जब टॉरेस खेलता था। तो वो एक डायमंड मिडफील्ड इसमें तो नज़र नहीं आई, क्योंकि मोस्टली वो डायमंड मिडफील्ड इसलिए खिलाती है रियल मैड्रिड ताकि सेंट्रल चैनल्स में वो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी ले सके, 1 वर्सेस 3 बने, 1 वर्सेस 2 बने, तो 2v1 इस तरह करके कुछ हो। लेकिन ऐसा इस गेम में उस तरह से नहीं था, इवन दो दे डिड ट्राई कि क्लॉग किया जाए, जितना ज़्यादा क्लॉग करोगे सेंट्रल एरियाज़ को, सेंट्रल चैनल्स को, रियल मैड्रिड आपको मिडल ऑफ द पार्क में, मिडल ऑफ द थर्ड्स में बहुत ज़्यादा मारेगी। तो वही वो करने की कोशिश करेंगे, और उनको सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे वो मैच निकाल के जा सकते हैं। अगर मेरे से सच पूछो तो बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा है कि उनके जो 7 प्लेयर्स नहीं थे उसमें से 3-4 तो वापस आ जाएंगे, गावी भी खेलेगा, लेवेंडोस्की, और मैं राफिनिया का नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो बार्सिलोना मुझे लग रहा है कि इस मैच में जाने वाली हराम बॉल के साथ, इवन दो उनके कुछ प्लेयर्स वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है होना हराम बॉल ही है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्ले विद द हाई लाइन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो योहान क्राइफ की तरह जो फ़िलासफ़ी उनकी है, जिसमें वो उनका जो डीएनए है उसमें ही वो खेलें, उस डीएनए के अंदर खेलें, बट आई डोंट थिंक कि जावी वो करेगा। बट पोजिशनल प्ले और बिल्डअप फ्रॉम द बैक तो होगा, वो तो ऑब्वियसली होगा, पोजिशनल प्ले भी होना है, बिल्डअप फ्रॉम द बैक भी होना है, ओवरलोड्स क्रिएट करके स्विचेस भी होने हैं, बट
वो एक जो होता है ना प्रॉपर, जिस तरह से वो फ्लूइड अटैकिंग डिस्प्ले होता है, वो मुझे नहीं लगता बार्सिलोना का होने वाला है। जहाँ तक बात है रूडिगर की, मैंने काफ़ी बार कहा है कि उसकी वीकनेस ये है कि वो लेफ़्ट साइड से उसकी पेरिफेरी विजन ठीक नहीं है, वहाँ से हमेशा स्लाइडिंग बॉल्स निकलती हैं, हमेशा जो एक चीरता हुआ पास निकलेगा और एक आप कह लो कि थ्रू बॉल निकलेगी और उसको समझ नहीं आएगी। समटाइम्स ये होता है उसके साथ, कभी कभी उसका लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। केपा हैज़ बीन सॉलिड रियल मैड्रिड के लिए, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देगा, लेकिन ल्यूनन भी था रियल मैड्रिड के पास, पहले वो स्टार्ट कर रहा था, अब केपा स्टार्ट कर रहा था, तो दैट्स गुड। अगर आप ये थोड़ा सा इनकी वो देखो एवरेज प्लेयर्स पोजीशन, तो एवरेज प्लेयर्स पोजीशन में आपको साफ नज़र आएगा कि फ्रैंक गार्सिया काफ़ी आगे निकल जाता है, जो नंबर 20 शर्ट है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। उसका रिकवरी जो है, रन जो पेस है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू कार्वाहाल, इसीलिए आजकल हमें कार्वाहाल जो है वो ठीक है, वो आगे जाता है, नॉट सेइंग कि वो आगे नहीं जाता, लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे नहीं जा रहा जितना वो पहले होता था, क्योंकि वही है कि वो पेस रिकवरी जो है उसमें काफ़ी स्ट्रगल करता है, वापस आने में उसको स्ट्रगल होता है, जो ट्रैक बैक होता है, तो दैट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को। और आई थिंक अवे फ्रॉम होम है, तो मेरा जो इस पे टेक है वो ये है कि ये मैच जो है 2-2 ड्रॉ होने वाला है। ये जो एल क्लासिको है, आई थिंक दिस विल बी अ 2-2 ड्रॉ, एंड इसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, एक तो लामासिया के ग्रेजुएट्स का, और दूसरा मुझे लगता है ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी ऑफ जूड बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर, ये जो दो रियल मैड्रिड के दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो बेलिंगम तो इस वक्त आग निकाल रहा है, क्योंकि अभी भी उसने जो गोल किया है, ही वॉज वेटिंग फॉर विनीशियस जूनियर कि भाई तू मुझे पास दे, और जोन 14 में उसके पास है एंड ही जस्ट स्लाइड्स इट इन। तो आई थिंक कि टैक्टिकली बार्सिलोना को स्ट्रेच करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, विंगर्स के ज़रिए, या अपने फुल बैक्स जैसे जाओ कैंसेलो खेलता है, या उनका अभी आजकल अलोंसो खेल रहा है, तो या बाल्डे खेलता है, तो उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। बाल्डे भी मेरे ख्याल से वापस आने वाला है, तो वो स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे सेकेंड हाफ में मुझे ये लगा कि ब्रागा ने भी रियल मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, एक्सपोज हो रहे थे, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि करना पड़ेगा बार्सिलोना को। बाकी डॉर्टमंड और न्यूकासल का भी मैच हुआ, बहुत ही ज़्यादा मैं शॉक हुआ कि न्यूकासल अपने होम पे डॉर्टमंड से हार गई, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कीरन ट्रिपियर बहुत आगे निकलता जा रहा था, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था, और बॉल भी आपने अगर गोल देखा है तो उसी की साइड से गोल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पोजीशन होकर आगे अटैक कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही अटैक कर रहा था, ओवर अटैकिंग कर रहा था, शॉन लॉन्गस्टाफ से भी आगे गया हुआ था वो तो और ये जो है अगर आप एवरेज पोजीशन भी देखो उसमें भी नज़र आएगा, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था, इट कुड हैव बीन बेटर, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि डॉर्टमंड का जो है ना, एक तो दिन भी था, और दूसरा आई फील कि स्लॉटरबैक बहुत अच्छा खेला, मेरा मैन ऑफ द मैच स्लॉटरबैक था, एंड आई थॉट ही प्लेड रियली वेल, क्योंकि वो ओवरलैपिंग रन्स भी निकाल रहा था, इवन वो सेंटर बैक है, वो बीच में लेफ़्ट साइड पे जाता था, ड्रिफ्ट होता था, ओवरलैपिंग रन्स भी निकालता था, और असिस्ट भी जो है, वो जो उसने गोल जिसने बनाया है वो गोल भी उसी ने क्रिएट किया। तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच वाज वेरी गुड कि इतने प्रेशर सिचुएशन में आपने सेंट जेम्स पार्क में इतना बड़ा रिज़ल्ट निकाला है, सेंट जेम्स पार्क पे, जहाँ पे PSG जो है वो बिल्कुल बैठ गई थी और 4-1 वो हार गए थे। लेकिन सैल्यूट है डॉर्टमंड के प्लेयर्स को, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड रॉयस और फुलक्रुक भी एज ए स्ट्राइकर बहुत अच्छा खेला, आपको याद होगा जर्मनी के अगेंस्ट उसने गोल किया था वर्ल्ड कप में। सो फुलक्रुक आई थॉट ही प्लेड रियली वेल इन दिस गेम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्तला विस्ता।